नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। वंदे भारत में आज अविश्वास प्रस्ताव से लेकर ज्ञानवापी मामले और एक मध्य प्रदेश के अजब गजब फरमान की बात होगी। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ही। और खबर ये है कि कल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अमित शाह बोलने वाले हैं। मणिपुर को लेकर भी सवालों का जवाब अमित शाह कल शाम को 5 बजे देंगे। सबसे पहले भारत 24 पर समय हम आपको बता रहे हैं क्योंकि 5 बजे कल शाम को अमित शाह अपना बयान सदन के भीतर देने वाले हैं। आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई है और कल को छोड़कर परसों मोदी का बयान आना है, प्रधानमंत्री का बयान आना है और उससे ठीक पहले कल अमित शाह अपना बयान सदन में देंगे। अदिति नागर शर्मा इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अदिति, हस्तक्षेप भाषण होगा ये अमित शाह का, जब मणिपुर से लेके उन तमाम सवालों का जवाब सदन के भीतर गृह मंत्री रखने वाले हैं जो विपक्ष अब तक उठाता रहा। बिल्कुल, और वो तैयार बहुत पहले से हैं। आपको याद होगा कि जब रकस चल रहा था, जब लगातार खींचतान चल रही थी, ये मांग चल रही थी कि प्रधानमंत्री बोले, चाहे राज्यसभा में भी ये बात उठी, लोकसभा में उठी, उसकी वजह से संसद नहीं चल पाया, तब बार बार देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं और मैं बोलूंगा तो 2 घंटे बोलूंगा। अब ऐसे में कल अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बहुत सारे लोग जिनको बीजेपी की ओर से बोलना था, उसमें कल शाम 5 बजे, दरअसल अभी अमित शाह पार्लियामेंट से रवाना हुए, हम लोगों ने उनसे बात भी करी और यही पता लगा कि लोकसभा स्पीकर ने उनसे 5 बजे का समय के लिए कहा है कि आप 5 बजे, जब उन्होंने समय की बात हुई कि कल कौन स्पीकर कितने बजे बोलेंगे, तो कल देश के गृह मंत्री अमित शाह, और क्योंकि वो 5 बजे बोलने वाले हैं और क्योंकि लगातार विपक्ष जो है या INDI है या जो शुरुआत गौरव गोगोई ने करी, वो मणिपुर को लेकर चौतरफा सरकार को घेरने की कोशिश की कि कहाँ है अमित शाह। ये भी कहा कि अमित शाह गए, फिर कहा कि मैं 15 दिन बाद आऊँगा, कमेटी की बात हुई, कहाँ है अब वो कमेटी की रिपोर्ट क्या है, तमाम चीज़ों पर घेरा। इसके अलावा भी स्कूल नहीं चल रहे, बच्चे घर पर हैं। तो आप देखें, क्योंकि मैं लंबे समय से जब पार्लियामेंट देख रही थी तो सरकार की तरफ से कल जब अमित शाह इंटरवीन करेंगे तो सबसे पहली बात कि स्कूल पिछले 1 महीने से ज़्यादा से चालू हैं और जो अटेंडेंस है वो 92% वहाँ चल रही है। तो कल आप देखेंगे कि दूसरे, स्मृति ईरानी को आज 6 बजे बोलना था, वो भी कल बोलेंगी। लेकिन कल महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि अमित शाह देश के गृह मंत्री जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं देश का गृह मंत्री हूँ, देश में ऐसे हालात हैं और ख़ास तौर पर उस राज्य में जहाँ पर मेरी सरकार है, मेरे पार्टी की सरकार है, तो हमारा दायित्व है कि हम दूसरे राज्य की जिक्र करे बिना, मैं मणिपुर पर पूरा ब्यौरा देना चाहता हूँ। जब हम किसी दिन उनसे चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने एक बात और कहा कि ये एथनिक लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई पहले भी हुई है। 1993 की बात हुई, 94 की बात हुई। उन्होंने कहा कि एक बार 650 लोग लगभग जो हैं, उसके सरकारी आंकड़े भी हैं, एक बार 400 लोग मर चुके हैं और तब सदन में MOS से जवाब दिया था। ये भी बात कही गई है कि तब ना तो प्रधानमंत्री वहां गए थे, सदन में केवल MOS से जवाब दिया था। तो आज जब विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जवाब यानी कि अदिति, कल जब अमित शाह का संबोधन या ये कह लीजिए हस्तक्षेप भाषण जब कल शाम को 5 बजे होने वाला है तो विपक्ष को दिल थाम कर बैठना होगा क्योंकि विपक्ष के पास फर्स्ट हाफ रहेगा सवालों को उठाने का, विपक्ष के पास समय रहेगा एक बार फिर से सरकार को घेरने का। और आज और कल को मिला के जब गृह मंत्री जवाब देंगे सदन में हस्तक्षेप भाषण के जरिए, तो फिर मणिपुर के इतिहास का भी जिक्र होगा, यानी कि गर्भ में उसके क्या रहा और अभी वर्तमान में उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए। बिल्कुल, और ये जिस तरह से आपने समझाया पूर्णिमा बखूबी कि वर्तमान में क्या क्या सरकार ने किया, अभी क्या क्या स्थिति, और ऐसा ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आरोप थे कि पुलिस बढ़ गई है। ये एथनिक लड़ाई में जो जिस जाति का है, जिस समुदाय से आता है, वो भी बढ़ गए। यहाँ तक कि अंदरूनी सोर्सेज की रिपोर्ट तो ये भी है कि अगर मैं किसी एक समाज से आती हूँ और वो समाज को मैंने अपने संभवतः जो ये बात थी कि हथियार छीन लिए हैं, वो दिए भी गए हैं, ऐसे में पुलिस पर भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है, उनको भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। उसके बाद CRPF से लेकर अलग अलग उसकी टुकड़ियां भी भेजी गई हैं सिक्योरिटी के। तो पूरी किस तरह से सीज फायर की है, तो अब क्यों हुआ, कैसे हुआ,
पहले सब क्या कुछ, क्या हुआ सब और कुछ इस 80 सदन के दिन और सामने अब रखा पिछले जाएगा। 1.5 और जो महीने से विपक्ष क्या की सरकार तरफ से ने एक हुआ? एक सवाल अब तक बीते इतने दिनों में मॉनसून सत्र के दौरान सदन नहीं चला, क्योंकि मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर जवाब मांगा जा रहा था। और वही जवाब लेकर कल शाम को 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह दस्तक देंगे हस्तक्षेप भाषण के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति, जानकारी के लिए। अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। और इसी बीच में अगली बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा को लेकर, जिसमें दिल्ली विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया गया है। 16 अगस्त को दिल्ली विधानसभा का सत्र होगा। दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद यह पहला सत्र है और इसीलिए इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से तमाम कोशिशें की गई। INDIA गठबंधन से सपोर्ट लिया, उसमें शामिल होने के साथ और दिल्ली सेवा बिल के विरोध में साथ देने और वोटिंग करने को लेकर सबको साथ लेकर अरविंद केजरीवाल चले हैं। और ऐसे में दिल्ली विधानसभा का एक दिन का यह सत्र बुला लिया गया है। 16 अगस्त को दिल्ली विधानसभा का यह सत्र होने वाला है। और अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हुआ, ये ट्वीट करते हुए तमाम विपक्षी दलों का शुक्रिया अदा किया जो इसमें उनका समर्थन करते हुए नजर आए। और आइए अब अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर आज दिन भर चर्चा हुई। वो चर्चा आपने भी सुनी, वो चर्चा मैंने भी सुनी। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और विपक्ष ने INDIA गठबंधन की एकता को दिखाने की कोशिश की। तो उधर सत्ता पक्ष की तैयारी भी कम नहीं थी। जो भी बोला वो विपक्ष पर जमकर बरसा। निशिकांत दुबे ने मोर्चा संभाला। ये वार पलटवार अगले 2 दिन तक जारी रहेगा। और खबर यह भी है कि कल शाम को 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह हस्तक्षेप भाषण के जरिए विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आखिरी दिन की चर्चा, जब प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के सवालों और हमलों का चुन चुनकर जवाब देते नजर आएंगे। उनको बताना चाहिए दफ्तर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं, बताइए। इसमें शायद ही किसी को शक हो कि मोदी सरकार के पास बहुमत का पर्याप्त विश्वास है, लेकिन फिर भी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में जमकर चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शब्द बांट चल रहे हैं। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई लेकर आए हैं। उन्होंने ही कांग्रेस की तरफ से ओपनिंग स्ट्राइक संभाली और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। गौरव गोगोई ने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव मजबूरी में लेकर आए हैं। सर, ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ के लिए। गौरव गोगोई ने मणिपुर का मुद्दा उठाया। उन्होंने मणिपुर को लेकर पीएम मोदी पर मौन रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोले, मुख्यमंत्री को हटाया क्यों नहीं गया। कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया। आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले आप मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं, जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की भी जबरदस्त तैयारी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोर्चा संभाला। सदन में राहुल गांधी के न बोलने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सदन में राहुल गांधी क्यों नहीं बोले, राहुल गांधी तैयारी करके नहीं आए थे। निशिकांत दुबे ने इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों पर कांग्रेस के टाइम में लिए गए एक्शंस की याद दिलाई। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। मैं केवल ये कह रहा हूं किस तरह की ये अपोजिशन की यूनिटी है। एक जो गाना है ना सर, ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं,
गीत लिखती दीवारों पर, गाने की सुर नहीं, गाने की रीत नहीं। मतलब आप ये समझे सर कि ये आंख का अंधा नाम नयन सुख, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन नाम क्या रखा है? इंडिया। निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर भी अटैक किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के दो काम हैं, बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष इंडिया गठबंधन की एकता भी दिखाना चाह रहा है। आज सदन में यूपी के मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर अहंकारी होने का आरोप लगाया। यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव्य, मद और दम में डूबी हुई सरकार है सर। इट वॉज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड यूजिंग वुमेन एज इंस्ट्रूमेंट for perpetrating violence is simply unacceptable in the constitutional democracy, sir. Very good point. Sir, और इस पूरे कांड की सर निंदा पूरे विश्व में हुई है और हम भारतवासियों का सर शर्म से झुका है सर इस घटना को लेकर। उधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष पर जमकर हमला किया। आज आप लोग मणिपुर का नाम लेकर के, नॉर्थ ईस्ट का नाम लेकर के बार बार जो आप लोग बोल रहे हैं, काश आप लोग 2014 के पहले के परिस्थिति को याद करते तो आपको आज नॉर्थ ईस्ट का नाम अपने जुबान पर लेने के लिए भी आपको सोचना पड़ना था। लेकिन आप लोग भूतकाल में जाना नहीं चाहते हैं और ऐसे ही राजनीतिक बयानबाजी में देश को गुमराह करना चाहते हैं। लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल जब दोबारा कार्यवाही शुरू होगी तो प्रस्ताव को लेकर नए वार पलटवार दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आज ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का 5वां दिन था। एएसआई की टीम ने तीनों गुंबदों की जांच की, सैंपल लिए जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। एएसआई की टीम इन सैंपल्स के जरिए ये जानने की कोशिश कर रही है कि इसका निर्माण कितना पुराना है। अब सर्वे के 6ठे दिन यानी कि कल क्या होगा, इसको लेकर भी कई आकलन। ये रिपोर्ट है। ज्ञानवापी परिसर के 5वें दिन का सर्वे मंगलवार को पूरा हुआ। तीनों गुंबदों के ऊपरी, भीतरी और बाहरी हिस्से की जांच की गई। तहखाने के साथ ही पश्चिमी दीवार और परिसर के दूसरे हिस्सों में मशीन लगाकर जांच हुई। एएसआई टीम पहले गुंबद की जांच कर रही है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सीढ़ियां और कलश मिलने के बाद गुंबद की 3D इमेजिंग और मैपिंग की जा रही है। 5वें दिन जो सर्वे हुआ है उसमें डिजिटल नक्शे में फोटोग्राफ को शामिल किया जा रहा है। पश्चिमी दीवार पर बने निशान, रंगाई पुताई में इस्तेमाल सामग्री से साक्ष्य जुटाए गए। ईंट, पत्थर के टुकड़े, राख और ईंटों की जुड़ाई में इस्तेमाल सामग्री के नमूने लिए गए। मिट्टी के नमूने लिए गए जिससे भवन निर्माण की अवधि और उम्र की जानकारी हासिल की जाएगी। हिंदू पक्ष के वकील सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि एएसआई अपने तरीके से काम कर रही है। टीम पूरे परिसर में सर्वे कर रही है। व्यास जी के तहखाने में सर्वे चल रहा है, जहां जिन मशीनों की जरूरत होगी वो समय समय पर काम करेंगी। तथ्यों को संजोया जा रहा है, फिर एएसआई रिपोर्ट तैयार करेगी। सर्वे जो हो रहा है जिससे हम लोग संतुष्ट हैं, मुस्लिम समाज भी संतुष्ट है और हर दिशा में ज्ञानवापी हर क्षेत्र में जो है बढ़ के सारे हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं सब सर्वे कर रहे हैं बिल्कुल, और हम उसे संतुष्ट हैं। हम सब पूरा सहयोग कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उधर एडवोकेट विष्णु जैन ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर के चारों तरफ सर्वे हो रहा है। कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया है, उसी के हिसाब से काम चल रहा है। 6वें दिन यानी बुधवार से ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर तकनीक से सर्वे शुरू हो सकता है।
आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों की टीम मंगलवार की रात तक वाराणसी पहुंच सकती है। एएसआई ने आईआईटी कानपुर से ज्ञानवापी सर्वे में मदद मांगी है। आईआईटी के पास आधुनिक रडार हैं। रडार में ज्ञानवापी परिसर का नए सिरे से अध्ययन किया जाएगा। जीपीआर की मदद से खुदाई के बगैर जमीन के नीचे का सच जाना जा सकता है। भारत 24 के लिए वाराणसी से हरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। इधर मेवात में हिंसा के बाद दंगाइयों पर एक्शन जारी है। पुलिस पर दंगा करने वालों को अरेस्ट करने का दबाव है और ऐसे में मेवात एसपी नरेंद्र बिजरानिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में एसपी दंगाइयों को डायरेक्ट वार्निंग दे रहे हैं कि या तो सरेंडर करो या फिर ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहो। नूह हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में है। मेवात एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने दंगाइयों के लिए सख्त वार्निंग जारी कर दी है। एसपी ने दंगाइयों को सरेंडर का अल्टीमेटम दे दिया है। एसपी ने कहा कि सब सरपंचों को पता है कौन कौन लड़के उस दिन गए थे। जो दोषी है उसका फरार होना अच्छा है, लेकिन वो थाने पहुंच जाए या कोर्ट में सरेंडर कर दे। अगर मैं पकड़ कर लाऊंगा तो पूरा ट्रीटमेंट करूंगा। दोषी आदमी है, उसका अच्छा है फरार होना, उसके लिए फरार होना अच्छी बात है। थाने में चला जाए, कोर्ट के सामने सरेंडर कर दे, बहुत अच्छी बात है। पकड़ के लाऊंगा, ट्रीटमेंट करूंगा। उसमें कोई वो नहीं है, दोहरी बात नहीं है। ट्रीटमेंट पहले दिखा चुका हूँ, इसलिए खुली मैं वो कहते हैं ना थोती धमकियां नहीं दे रहा हूँ किसी को, अच्छी सलाह दे रहा हूँ। जो भी दोषी हैं फोटो वीडियो आज सबके जारी कर देंगे। अपना जाएं और कोर्ट के सामने सरेंडर करें, तब तो मानूंगा कि एरिया का सहयोग मिल रहा है। टीम अच्छी तरह से तैयार है, सबको धरपकड़ है। किसी भी निर्दोष आदमी को हम बिल्कुल भी नहीं सताएंगे। उसको अपने घर बैठे अपना रूटीन का काम करे, जैसे से ढिलाई है। दोषी आदमी को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। नूह एसपी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हरियाणा के नूह मेवात में हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। अब तक 216 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 83 लोग हिरासत में हैं। होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम समेत कई ऐसे निर्माण ढाए गए हैं जहां से पत्थरबाजी की गई थी। मेवात एसपी के तेवर बता रहे हैं कि पुलिस पर दंगाइयों को अरेस्ट करने का कितना दबाव है। अब देखना होगा कि एसपी की अपील का दंगाइयों पर असर होगा या फिर पुलिस को ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच में एक बड़ी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से खबर यह है कि पीएम शहबाज शरीफ कल इस्तीफा दे सकते हैं। समय से पहले नेशनल असेंबली भंग हो सकती है। ये बड़ी खबर है। पीएम शहबाज शरीफ कल दे सकते हैं इस्तीफा, यानी नेशनल असेंबली भंग हो सकती है अपने निर्धारित समय से पहले। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट लगातार बरकरार है। इमरान खान जो शहबाज शरीफ सरकार पर हमलावर हैं, शहबाज शरीफ जो इमरान खान पर हमला बोलते हैं। इसी बीच में खबर शहबाज शरीफ के भी इस्तीफे देने की है, यानी समय से पहले नेशनल असेंबली भंग हो सकती है। और इसकी सीधी वजह यह है कि शहबाज शरीफ इस्तीफा दे देंगे और समय से पहले नेशनल असेंबली इसी वजह से भंग हो सकती है। और अब खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर ग्राम पंचायत की तरफ से एक फरमान जारी किया गया कि मुसलमान और ईसाई व्यापारियों का प्रवेश वर्जित है। हवाला लव जिहाद धर्मांतरण का दिया गया। ये पूरा मामला आपको समझाते हैं और क्यों आखिर इस फरमान पर सवाल उठने लगे हैं, ये भी आप समझिए। एमपी को यूं ही अजब गजब नहीं कहा जाता है। सियासत में नए प्रयोगों को अपनाने में एमपी के नेता ही नहीं बल्कि आम जनता भी पीछे नहीं रहती है। अब मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले को ही ले लीजिए। यहाँ लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने के लिए पंचायत ने अजीब सा फैसला किया है। धौरा धतूरिया ग्राम पंचायत में पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें मुस्लिम और ईसाई व्यापारियों की नो एंट्री का फरमान है। गांव के सरपंच और भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष बबलू यादव ने पंचायत की बैठक में प्रस्ताव रखा था। इसमें लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने के लिए मुस्लिम ईसाई व्यापारियों की एंट्री पर बैन लगाने की बात कही गई थी। ग्राम पंचायत का मैं सरपंच होने के नाते जो सरपंच के अधिकार हैं, गांव में अगर कोई भी आता है
तो हम उनका आधार कार्ड देखेंगे। आधार कार्ड के माध्यम से देखने के बाद ये व्यक्ति कहाँ का है, कौन समाज का है और ये यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया है या हमारी भोली भाली जनता को फंसाने के लिए आया है। इसलिए हमने ये पहल हमारे गांव से प्रारंभ की है और मेरी पूरी पंचायत में मैं डोंडकी पिटवा कर सारे लोगों से बोलूँगा और ये जन जागरण अभियान चलाऊँगा। ग्रामीणों की सहमति के बाद एंट्री पर प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी किया गया। यहां व्यापार करने आने वाले व्यापारियों के धर्म की जांच करने के लिए आधार कार्ड देखा जाएगा। उसके बाद गांव में एंट्री होगी।